करना चाहिए था इसको, और आपने तो कहा भी है कि हुकूमत को इसका दिफा करना चाहिए था, खास करके फरवरी से अक्टूबर तक या अक्टूबर से फरवरी तक। देखो आसमा, बड़े लोग, बहुत से वकला जो पीछे बैठे होते हैं ना, वो वकील जो बहस कर रहा होता है उसकी बुराई कर रहे होते हैं। बड़े कम वकला में ये ज़र्फ होता है तारिक की तरह कि जो पीछे बैठे हुए भी तारीफ कर दें अगर कोई अच्छी बात की। मेरा तजर्बा बड़ा तल्ख है। मैं बीबी शहीद का केस कर रहा था, आसिफ साहब का केस कर रहा था, उन्नड़ केस, तो पीछे एक बड़े वकील आके बैठ गए। जिरा में कर रहा था, उन्होंने जो मीन मेख निकाली, मैंने अल्टीमेटली उन्नड़ केस में बरी करा लिया, वो बम बांधने वाला जो केस। लेकिन इतनी मीन मेख निकाली कि मेरी और बीबी की उस दिन एक बहस हो गई, झगड़ा ही हो गया। वो समझी कि मैंने कहा कल देखेंगे कि मैंने क्या अचीव किया है। आज दूसरे दिन मेरी तारीफ करने लगी। सही। तो ये पीछे बैठ के कहना कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, आसान है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जरूर था कि इस मामले को इस तरफ ज्यादा रखना चाहिए था। अगर गवर्नमेंट डिफेंड करती कि बजाय ये कि, और ये मुझे लगता है कि बड़ा अच्छी बात है कि अदालत ने कोई स्विस कोर्ट्स और ये वो क्या मसला नहीं इसमें फैसले में बज़ाहिर लेके आए, जो कि उसके दायरे से ज़रा बाहर था, लेकिन दायरे के अंदर रह के ही फैसला किया है एनआरओ का। अगर गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन होती तो शायद वो मुद्दा भी इतना फैलता या निकलता ना बाहर जिस तरह की जिस कदर निकला। बिल्कुल, जैसे जमहूरियत की बका की बात की थी चीफ जस्टिस ने, उसको पूरा भी किया है। परवेज रशीद साहब, सेंटर परवेज रशीद, काफ़ी देर से हमारे साथ लाहौर में बैठे हैं, मगर कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम उनके पास नहीं जा पाए थे। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो माजरत कबूल कीजिए, काफी देर से आप वहां बैठे हैं, लेकिन आपको पता है इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटी है या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी मैं कहूंगी कि आपसे राब्ता नहीं हो सका। क्या रिस्पांस क्या है? आपकी जमात फरीक थी, शहबाज शरीफ साहब फरीक थे इस पिटीशन के अंदर, सो क्या आप कहेंगे रद्द अमल आपकी जमात का क्या है फैसले के बाद? फैसले पर तो बहुत सी गुफ्तगू जो है वो बहुत से लोग कर रहे हैं और हर तरह की अपनी राय का इजहार करते चले जा रहे हैं जी। इसका एक पहलू है जिसकी तरफ मैं समझता हूँ कि मुझे आपकी तवज्जो दिलानी चाहिए और आपकी वसातत से जी जो देखने वाले और सुनने वाले हैं उन तक भी ये बात होनी चाहिए कि देखें, अगर मैं सड़क पर जा रहा हूँ और मैं गाड़ी चलाते जा रहा हूँ, मैं ट्रैफिक के किसी कानून की खिलाफ वर्जी करता हूँ, एक ट्रैफिक वार्डन मुझे उस खिलाफ वर्जी पर रोक लेता है और मुझसे मेरा लाइसेंस तलब करता है, मेरा चालान काटने लगता है, मैं जेब से कुछ रिश्वत के पैसे निकालता हूँ और उस ट्रैफिक वार्डन के हाथ पे रख देता हूँ और ट्रैफिक वार्डन वो रिश्वत जेब में डालता है और मुझे जाने देता है। अब अगले चौक पे कोई दूसरा ट्रैफिक वार्डन मुझे पकड़ता है और मुझसे कहता है कि तुम तो पिछले चौक पे रिश्वत दे के छूट के आए हो, लिहाजा मैं तुम्हारा चालान करूंगा। तो ये बिल्कुल वो इंसाफ के और कानून के तकाजों के मुताबिक अमल कर रहा होगा, लेकिन ये भी जरूरी होगा कि मेरे साथ साथ वो पिछले ट्रैफिक वार्डन ने जिसने मेरे से रिश्वत के पैसे वसूल किए उसको भी कानून की गिरफ्त में लिया जाए। तो एनआरओ के कुछ फरीक तो वो हैं जो आज एनआरओ के खत्म होने से, इसके गैर आईनी करार दिए जाने से दोबारा अपनी असल शक्ल में चले गए और उनसे कानून के मुताबिक जो भी होगा वो उनके लिए भी काबिल कबूल होगा, हम सब के लिए भी काबिल कबूल होगा। लेकिन जो एनआरओ लेके आया था, जिसने रिश्वत वसूल करके जेब में डाल ली और इस एनआरओ के इफ्ज में वो सदर पाकिस्तान बन गया, हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। अब इंसाफ का तकाजा ये है कि जिस तरह बैंक ऑफ पंजाब के मुजरमों को हम बैरून मुल्क से गिरफ्तार करके लेके आए हैं ताकि उनसे इंसाफ किया जा सके और लूटी हुई रकम जो है उनसे वसूल की जा सके, बिल्कुल इसी तरीके से हमें पाकिस्तान को आज की सूरत हाल में एनआरओ के जरिए नुकसान पहुंचाने वाले और इस एनआरओ के जरिए फायदा हासिल करने वाले उस फरीक को यानी जनरल परवेज मुशर्रफ को भी बाहर से गिरफ्तार करके लाना चाहिए और उनके साथ भी कानून और आइन के मुताबिक सलूक होना चाहिए
कि उन्होंने ये गैर आईनी कदम जिन फवायद को हासिल करने के लिए बहुत वैलिड पॉइंट है। उनमें 20 की सजा पूरी दोबारा आपके पास आते हैं, बहुत वैलिड पॉइंट है। और जैसे तारिक से भी मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कि कह रहे हैं परवेज मुशर्रफ को, एक तो जाहिर है कि डिसीजन में मलिक क़य्यूम की गिरफ्तारी के अहकाम तो हुए हैं, बार बार जाहिर है कि परवेज मुशर्रफ, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है पाकिस्तान के अंदर या नहीं हो सकती? लेकिन अभी भी उनके खिलाफ तो प्रोसीडिंग जो है ना, देखे ना, इसमें तो मुझे थोड़ा सा डाउट है, एतजाज साहब बेहतर रोशनी डाल सकेंगे कि जहां तक ये जुर्म के उसने ये ऑर्डिनेंस लेकर आया, तो ये तो आई डोंट नो कॉग्निजेबल होगा या नहीं, लेकिन उनके खिलाफ ऑलरेडी केसेस हैं। मिसाल के तौर पर भुट्टी साहब का केस है जिसमें हमारी बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने केस रजिस्टर्ड करने का हुक्म भी जारी कर दिया है और उसके बाद प्रोसेस भी शुरू हो गया है। और उसके अलावा भी उनके खिलाफ और भी बहुत सारे केस हैं। और वो जो इस वक्त मुल्क से भागे हुए हैं और वहां पर बैठे हुए हैं, वो कोई अपनी, मैं समझता हूँ, खुशी से नहीं बैठे हुए, चाहे जैसे जितने भी अच्छे माहौल में बैठे हों, यकीनन एक बहुत बड़ी तलवार उन पर लटक रही है और इसी वजह से वहां पर बैठे। जहां तक मलिक क़य्यूम साहब की जो बात आप जी, उनकी जो कार्रवाई की जो बात है ना, तो उसमें बुनियादी वजह ये बनी कि सबने डिसोन कर लिया और फिर जो है रूल्स बिजनेस रूल्स उसमें उनको कोई इख्तियार नहीं था। लॉ मिनिस्ट्री ने, क्योंकि अगर उनको किसी ने एडवाइस करना था तो लॉ मिनिस्ट्री ने करना था। उन्होंने ओरिजिनल फाइल पेश कर दी और ओरिजिनल फाइल ये बताती है कि रिक्वेस्ट जो है डिक्लाइन हो गई थी। तो सवाल ये कि उन्होंने अपने तौर पर जाके ये खुद क्यों काम किया। तो ये वो एक बात है कि शायद जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे कि उन्होंने बगैर अथॉरिटी के ये काम किया। एक वजाहत कर दूं, देखें, अगर बाद औकात मैं किसी केस में अगर हुकूमत मुझे एंगेज करती है ना, तो हुकूमत वाले मामलात में मेरा ये इख्तियार नहीं है कि मैं उनकी कॉन्सेंट के बगैर कॉम्प्रोमाइज कर लूं। वो कि प्राइवेट पार्टी का केस होता है तो उसमें हम कर लेते हैं, वकालतनामे लिखा भी होता है। तो इतनी अहम बात जो है ना, चूंकि ये साबित हो गया रिकॉर्ड पर, क्योंकि जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी पेश हुआ, बड़े देखे ना कितना इंसाफ हुआ। उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुला, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी फारूकी साहब, और हर एक ने आके डिसोन कर दिया लॉ उन्होंने पूरी। तो इस हवाले से शायद कार्रवाई रेफरेंस में कहा गया। एतजाज साहब, क्या जो अहलियत या इस्तिस्नाई की बात हो रही है, 248 ऑलरेडी कोर्ट के अंदर है, उसको चैलेंज किया गया है, उसके ऊपर इस फैसले के क्या असरात हो सकते हैं और क्या कोई फैसला हो सकता है सदर जरदारी की अहलियत के बारे में या इस्तिस्नाई के बारे में भी? देखें, आइन और कानून के मुताबिक, अब मैं बात कर रहा हूँ आइन और कानून। जब मैं आइन और कानून की बात करता हूँ तो दो बातें एकदम लोग निकाल लेते हैं। एक कि तुम तो दरखास्त दर बगल हो और जाके बस कोई ओहदा लेना चाहते हो, गवर्नरी लेना चाहते हो, अटॉर्नी जनरल बनना चाहते हो, मशीर बनना चाहते हो, यहाँ तक के वजीर आजम बनना चाहते हो। तो आपको ऑफर की गई? नहीं, अब मैं वो आपने ठुकराई दी तो नहीं, पर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, एक चीज में जरा पहले एक कैविएट दाखिल करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं आसमा बार बार सिर्फ आइन के मुताबिक, आइन के अल्फाज ये हैं कि जहाँ तक सदर का, और जिस तरह तारिक साहब ने कहा कि 1973 का आइन में चूंकि सदर एक गैर सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट शख्स था, सेरेमोनियल किस्म का सेरेमोनियल था, तो और क्वीन ऑफ इंग्लैंड की तरह, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह उसको एक इस्तिस्ना दिया गया। और वो इन अल्फाज में है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर, किसी किस्म की भी फौजदारी कार्रवाई व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड, यानी पुरानी भी नहीं कंटिन्यू कर सकती, अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ऑफिस। अब गवर्नर इशरतुल अबाद भी इसमें प्रोटेक्टेड है और सदर जरदारी भी प्रोटेक्टेड है आइन के मंशा के मुताबिक। सो अगर ये खुल भी जाएं केसेस तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती ता वक्त के वो सदर हैं पाकिस्तान। और जो चैलेंज हुआ है 248 के तहत, उसका क्या हो सकता है? 248 को चैलेंज करना आइन को कलअदम तो अदालत नहीं कर सकती। सही है, हाँ, आइन को कलअदम नहीं कर सकती। ये कहा गया कि जी ये इस्लाम में ये मुमकिन नहीं है, पर हमने आइन देखना है। हजरत उमर बिन खत्ताब बहुत बड़े कायद थे, मुसलमानों के खलीफा थे, इतने बड़े उनकी फतुहात हुई, उनकी एक आजजी और इनकसारी और एक उनमें एक मतलब है कि एक इंसान की मसावात
कि उनको आप पूछ सकते